आज बुलेटिन में बात होगी बीजेपी को हराने के लिए साथ आई कांग्रेस आपकी, आईसीआईसीआई बैंक से कांग्रेस के सवालों की, देखेंगे जेडीयू आरजेडी की बढ़ती नजदीकियों को, अपने बयान पर घिरे आरएसएस को, जानेंगे महाराष्ट्र में एनडीए में पड़ती दरार को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ाई गई सुरक्षा, यूपी के अलावा चुनावी राज्यों में भी नगीना सांसद को मिलेगी बाई कैटेगरी सुरक्षा। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर लगाया गंभीर आरोप, कहा देवेंद्र फडणवीस मराठों से करते हैं नफरत। आईसी 814 पर विवाद के बीच नेटफ्लिक्स का बयान, वेब सीरीज में अपडेट किया गया शुरुआती डिस्क्लेमर। सपाट रहा शेयर बाजार, 4 अंकों की गिरावट के साथ 82,555 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 1 अंक की बढ़ोतरी के साथ 25,279 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी पहले ही डरी हुई है कि इसी बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी परेशान हो गई। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान, जानेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। जी हां, खबर ये आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान पार्टी सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। और इसके साथ ही आपके साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा था और नतीजे भी बेहतर आए। कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं आप 3.94 वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोक दिया और अब एक बार फिर कांग्रेस वही रणनीति अपनाना चाहती है। तो आपकी तरफ से भी राहुल गांधी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। चर्चाओं के मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों में आपको 6 से 10 सीटें कांग्रेस दे सकती है। वैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको 4 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर दोनों दलों में सहमति बन जाती है, दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर हो सकती है। कांग्रेस और आप साथ आएंगे तो बीजेपी को नुकसान होना तय है, यानी बीजेपी घिर गई है। वैसे घिर तो आईसीआईसीआई बैंक भी गया है, जब कांग्रेस ने एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। कांग्रेस ने सेबी चीफ को लेकर सवाल पूछे थे, जिस पर आईसीआईसीआई ने सफाई दी थी, लेकिन बैंक अपनी ही सफाई में उल्टा फंस गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर अब आईसीआईसीआई बैंक ने बुच के बचाव में जवाब दिया है, लेकिन बैंक के इस जवाब ने कांग्रेस के सवालों का दायरा और बढ़ा दिया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईसीआईसीआई बैंक के जवाबों पर ही सवाल खड़े कर दिए। खेड़ा ने बताया कि आईसीआईसीआई के मुताबिक जब माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई से रिटायर हुई तो 2013-14 में उन्हें 71,90,000 रुपए की ग्रेच्युटी मिली। 2014-15 में उन्हें 5.36 करोड़ रुपए रिटायरमेंट कमिटेड पेंशन मिली। इस पर सवाल करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 2014-15 में माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई के बीच सेटलमेंट हो गया था और 2015-16 में उन्हें आईसीआईसीआई से कुछ नहीं मिला, तो फिर 2016-17 में पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई। अब अगर साल 2007-8 से 2013-14 तक की माधवीपुरी बुच की औसत सैलरी निकाली जाए, जब वो आईसीआईसीआई में थी, तो वो करीब 1,30,00,000 रुपए थी, लेकिन बुच की पेंशन का औसत 2,77,00,000 करोड़ रुपए है। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें पेंशन सैलरी से ज्यादा है। खेड़ा ने आगे कहा कि उम्मीद है कि माधवीपुरी बुच जवाब देंगी कि 2016-17 में तथाकथित पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2016-17 में माधवीपुरी बुच की 2,77,00,000 रुपए की पेंशन तब फिर से शुरू हुई, जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। खेड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि आईसीआईसीआई आकर जवाब दे, नहीं तो हम तो सवाल करेंगे, और ये तो अभी बस शुरुआत है। कांग्रेस के सवालों ने सियासत को गर्मा दिया। वैसे सियासत तो बिहार में भी गर्मा गई जब एक तस्वीर सामने आई, और यह तस्वीर थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की। अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
आखिर क्यों हुई दोनों की मुलाकात? तो क्या गिरने वाली है बिहार की एनडीए सरकार? देखेंगे रिपोर्ट। बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं एक बार फिर तूल पकड़ रही हैं। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। करीब 8 महीने बाद पटना में सीएम सचिवालय में दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हुई। ऐसे में हर तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई? क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अगर बिहार में कोई बदलाव आया तो इसका सीधा असर दिल्ली तक पहुंचेगा। नीतीश केंद्र की एनडीए की सरकार को गिराने की क्षमता रखते हैं और बीते कुछ वक्त से नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका मौन भी बड़े संकेत दे रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं तो वो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। और 2022 में जब बिहार में एनडीए सरकार गिरी थी तब भी ऐसे ही बंद कमरे में मुलाकात हुई थी और हाथों हाथ नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग पर बात की, लेकिन मुलाकात के सारे पर्चे उन्होंने भी नहीं खोले। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 4 सितंबर को पार्टी नेताओं की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक से पहले तेजस्वी नीतीश की इस मुलाकात के काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और इस बात का खौफ बीजेपी में है। अब देखना होगा कि नीतीश कब अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। वैसे ये सवाल इस समय विपक्ष ने पूछ लिया है, वो भी आरएसएस से। विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा जोरों से उठा रहा है। इसी मुद्दे पर जब आरएसएस की एंट्री हुई तो विपक्ष ने सवाल पूछ लिया। क्या कहा विपक्ष ने? देखिए रिपोर्ट। केरल में आरएसएस के जातिगत जनगणना को समर्थन दिए जाने के बाद विपक्ष संघ और बीजेपी पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर अपना रुख साफ करे। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट किया। खड़गे ने लिखा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? खड़गे के ट्वीट के बाद लालू यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी संघ और बीजेपी को अपने ही अंदाज में घेरा है। लालू ने लिखा कि इन आरएसएस बीजेपी वाला को कान पकड़ दंड बैठक करा इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। साफ है कि आरएसएस ने जाति जनगणना पर बयान देकर एक तरह से सेल्फ गोल करने का काम किया है, जिसके बाद विपक्ष के हमले से संघ और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरएसएस बीजेपी के बीच पहले ही खटपट चल रही है। ऐसे में जब आरएसएस ने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया तो ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी इस समय बहुत खराब स्थिति में है। इधर आरएसएस दूर हो रहा है, उधर एनडीए में सहयोगी दल भी दूर होते नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र से भी एनडीए में दरार पड़ने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके चलते सत्ताधारी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर कोशिश तेज हो गई है। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी और एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेच फंस गया है। ये वो 21 सीटें हैं जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र से हैं और दोनों ही पक्ष इन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इसको लेकर अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो पार्टी तक छोड़ दी है। इस बीच सीटों की संख्या का मामला भी फंसा हुआ है। बीजेपी 50 से ज्यादा सीट एनसीपी को देने को तैयार नहीं है, तो वहीं अजीत पवार 60 सीटों पर अड़े हुए हैं। सीटों की दावेदारी का टकराव बीजेपी और एनसीपी दोनों पर भारी पड़ रहा है। वहीं अजीत पवार गुट के सीनियर लीडर रामराजे नाईक निम्बालकर ने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की। बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल समर्जित खटके इंदापुर और कागल विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे हैं। ये दोनों सीटें एनसीपी अजीत पवार के पास हैं। अब पाटिल और खटके इस हफ्ते एनसीपी शरद पवार गुट को ज्वाइन करने वाले हैं। सीट न मिलने की वजह से नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। महायुति में अब बगावत की स्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र एनडीए में टूट हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं। वैसे घर वापसी तो हरियाणा में हो सकती है। चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच सकती है और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता वापस कांग्रेस का दामन थाप सकते हैं। क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास?
जानेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और बहुत फूक कर कदम रख रही है। ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अभी तक हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा से पहले ही बीजेपी के अंदर बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिन नेताओं के टिकट कट सकते हैं उन्होंने अभी से दिल्ली में डेरा डाल लिया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। खबर है कि आलाकमान ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हो सकती है और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा, भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। वही जानकार कह रहे हैं कि रणजीत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरा नाम है राव नरवीर सिंह का। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। राव नरवीर सिंह टिकट चाहते हैं, जबकि बीजेपी देने को राजी नहीं है। ऐसे में कयास है कि ये भी पाला बदल सकते हैं और इसी डर से बीजेपी कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, जिससे कहीं कांग्रेस बीजेपी के बागियों को टिकट का ऑफर ना दे दे। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा? हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी लिस्ट जारी करने से डर रही है। यही हाल झारखंड में भी हो रहा है और झारखंड बीजेपी में भगदड़ मच सकती है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को पहले ही परेशान कर रखा है। इसी बीच चुनाव से पहले हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे और खड़गे और राहुल से मुलाकात की। इसके बाद से कयास हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर झारखंड में खेला कर सकते हैं। हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन देखा जाए तो इस पाला बदल से हेमंत सोरेन या उनके मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और जेएमएम अपने मोर्चे में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद झारखंड चुनाव में पूरी ताकत से लड़कर जीतने का दावा भी किया है। वहीं इस मुलाकात के बीच सोरेन सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का एक बयान सामने आया है। अपने आप को टाइगर कहने वाले चंपई सोरेन पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंज कसा है। उनका कहना है कि खुद को टाइगर कहने वाले अब सर्कस जाकर पिंजरे में कैद हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनको टाइगर कहते थे, तो टाइगर को सर्कस मैदान में ले जाके भाजपा ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया और सर्कस का शेर बना दिया। अब रिंग मास्टर, जब आपने देखा होगा कि सर्कस के शेर को रिंग मास्टर नचाता है, तो जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो वहां हो नहीं सकती है। हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे साफ है कि जेएमएम भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि चंपई ने बीजेपी में जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि जो सम्मान और पद उन्हें जेएमएम में मिला वो उन्हें शायद ही कभी बीजेपी में मिल पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दीदी खेला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज उन्होंने एक और खेला कर दिया। अपनी विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पेश कर दिया, जिसमें रेप से जुड़ी हुई सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को फांसी तक की सजा हो सकती है। सोचिए, अगर इस तरह का कानून पूरे देश में कड़ाई से लागू कर दिया जाए तो उन लोगों का क्या होगा जो बलात्कार के आरोप में घिरे होने के बावजूद भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।